कक्षा 9 गणित आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। इस प्रश्नावली में आपको वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, या इसमें गिनती की सभी संख्याएं आती हैं, आप जहाँ तक गिन पाएँ। यहाँ पे 1 2 3 4 इस प्रकार से धनात्मक आप जितनी भी संख्याओं को ले सकते हैं ना, लाख 2 लाख करोड़, गिनती की जितनी भी संख्याएं रहती हैं सभी होता है प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जहाँ तक आप गिन पाए ये सभी होती हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में यदि आप शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो इस प्रकार से आपको पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार सभी धनात्मक संख्याएं रहेंगी। यहाँ पे सभी प्राकृतिक संख्या था, प्राकृतिक संख्या में केवल यहाँ पे शून्य को सम्मिलित कर दिया गया, तो इस प्रकार से आपको पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो गई। और यहाँ पे पूर्ण संख्या के बाद अब हम लोग समझ लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में देखिए यहाँ पर ये जो जितनी पूर्ण संख्या है ये पूर्ण संख्याएं तो रहेंगी, साथ साथ जितना भी यहाँ पे धनात्मक वैल्यू है ना इसके संगत ऋणात्मक मान भी होगा। इसमें 0 हो गया, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सभी धनात्मक संख्याएं रहेंगी। और यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 इस प्रकार से सभी ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी। पूर्णांक में होता क्या है, सभी धनात्मक संख्याएं रहती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं, और साथ साथ 0 होता है। 0 ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से आप पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक संख्याएं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p q पूर्णांक होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे अंश और हर के रूप में आप लिखें संख्याओं को, और अंश में इन सभी संख्याओं को आप रख सकते हैं ना, जितने भी पूर्णांक संख्या हैं इनको आप अंश में रख सकते हैं। लेकिन हर में जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी हर रहेगा ना, हर में बस ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर 0 को छोड़कर आप सभी संख्याओं को लिख सकते हैं ना। तो देखिए जैसे यहाँ पर 1/2 हो गया, यहाँ पे ऋण 7/5, यहाँ पे 6/11 हो गया। अंश और हर में जो भी संख्या लिखेंगे ये सभी क्या है, पूर्णांक है। 1 भी आएगा पूर्णांक में और 2 भी मिलेगा आपको पूर्णांक में, और यहाँ पे ऋण 7 भी मिलेगा। इस प्रकार से ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 इस प्रकार से करेंगे, आगे आपको ऋण 7 भी मिलेगा। और हर में यहाँ पर हमने 5 लिखा है जो क्या है, एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार से ये सभी परिमेय संख्या है। आप अंश में तो इस प्रकार से 0 को लिख सकते हैं, 0/1 हमने लिख दिया तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसको हम लोग नहीं लिख सकते, 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें हर में जो हर रहेगा क्यों है, इसे हमें 0 के बराबर नहीं लिखना है ना। या फिर इस प्रकार से 2/0, चाहे अंश में कोई भी पूर्णांक रहे, लेकिन हर में इस प्रकार से हमें लिखना है कि 0 को नहीं लिखना है, ठीक है। अंश में तो हम लोग 0 को लिख सकते हैं, लेकिन हर में हम लोग 0 को नहीं लिख सकते हैं ना। ये सभी होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को जब भी लिखेंगे तो आप अंश और हर में पूर्णांकों को लिख सकते हैं, लेकिन हर में जो भी पूर्णांक लिखेंगे केवल यहाँ पे शून्य को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अंश में पूर्णांक रहेगा और हर में यदि आप 0 लिख दिए तो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब हम लोग समझ लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर p q पूर्णांक है और q जो होता है 0 के बराबर नहीं है। इसमें जैसे में यहाँ पे करणी में 3 करणी में 4 हो गया, यहाँ पे पाई हो गया इत्यादि। इसी प्रकार से करणी में आप उन सभी संख्याओं को लिख सकते हैं जिनका वर्गमूल न निकल सके। करणी में आप सभी धनात्मक संख्याओं को लिख सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त इस बात का ध्यान में रखेंगे कोई पूर्ण वर्ग संख्या आप नहीं लिखें, है ना। यदि आप कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिख देंगे ना, यहाँ पे लिखते हैं, यदि आपने करणी में यदि 4 को लिख दिया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो संख्या लिखे हैं ये किस संख्या का वर्ग करने में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 2 का वर्ग कर देंगे तभी भी आपको 4 मिलेगा, और ऋण 2 का वर्ग कर देंगे तभी भी आपको 4 मिलेगा, है ना। ऋण 2 का वर्ग मतलब ऋण 2 का ऋण 2 में गुणा कर देंगे तो गुणनफल आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर संख्या 4 का आपको वर्गमूल प्लस माइनस 2 प्राप्त हुआ, जो कि क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। अब यह अपरिमेय संख्या नहीं रहा, इसको परिमेय संख्या बोल देंगे। इससे चाहे तो आप यहाँ पे 2/1 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया परिमेय संख्या। अंश और हर में पूर्णांक के रूप में हो गया, तो यहाँ पर इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं ना। करणी में आप सभी धनात्मक संख्याओं को लिखेंगे, और लिखते वक्त एक बात का आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या आपको नहीं लिखना है ना। जैसे कि यहाँ पर 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पर फिर 16 हो गया, 25 हो गया, ये सब क्या है, ये सभी संख्याएं होती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो करणी के अंदर इन संख्याओं को आपको नहीं लिखना है ना। तो बाकी जो भी संख्याएं धनात्मक संख्या रहेंगी वे सब हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। यहाँ पे करणी में 3 हम लिख दिया, मतलब करणी में 2 हमने उदाहरण के लिखा हुआ है, करणी में 2 हो गया, करणी में 3 हो गया और पाई हो गया। ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से ही आपको वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं, या फिर इसे बोल देते हैं रियल नंबर्स। यदि दर्शाना रहेगा तो इसको कैपिटल R से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे परिमेय संख्या होती है और साथ साथ अपरिमेय संख्या होती है। अब जब परिमेय संख्या हो गया ना, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत यहाँ पे पूर्णांक भी आ जाएगा, पूर्ण संख्याएं भी आ जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाएंगी, है ना। जो भी परिमेय संख्या रहता है इसके अंतर्गत ये सभी पूर्णांक भी आता है, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या भी आती है, क्योंकि इसके बटे में आप सिंपल 1 करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या, इसको हम लोग बटा सिंपल 1 करके लिख दें, 1/1 लिख दिया, इसका मतलब भी 1 ही है, लेकिन अब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या जैसा हो गया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को आप क्या बोल देंगे, वास्तविक संख्याएं। और हम समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या रेखा क्या होता है। यहाँ पे संख्या रेखा पर आप सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने संख्या रेखा बना दिया,
संख्या रेखा को बनाते वक्त एक बात का आप ध्यान में रखेंगे कि हमेशा दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा को बना देंगे और संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाया जाता है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 हो गया, 1 2 3, इस प्रकार से हमने सभी धनात्मक संख्याओं को दर्शाया है और यहाँ पर सभी ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया है और यहाँ पे साथ साथ 0 है ना, मध्य में हमेशा 0 रहेगा। तो अभी आपको देखने पर लग रहा है कि सभी पूर्णांक है और हमें यहाँ पे सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, तो इसके ठीक मध्य में आपको क्या मिलेगा, 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से हमने परिमेय संख्याओं को दर्शा दिया है ना। परिमेय संख्याओं को दर्शा देंगे, यदि आपको यहाँ पर दर्शाना रहेगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 3/2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके ठीक ठीक मध्य में। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं को हमने दर्शा दिया और साथ साथ चलिए अपरिमेय संख्याओं को भी दर्शा देते हैं। यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं में यदि आपको कर्णिमी 2 को दर्शाना रहेगा ना, कर्णिमी 2 का वैल्यू कितना होता है, लिख देते हैं। कर्णिमी 2 बराबर यहाँ पे 1.414 नहीं 4 1 रहेगा, 4 1 4 2। इस प्रकार कर्णिमी 2 को यदि आप दशमलव संख्या के रूप में लिखेंगे ना तो इसका प्रसार इसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पे 1.4142 इस प्रकार संख्याएं कभी दोहराव नहीं करेंगे और इस प्रकार से आगे चलता चला जाएगा। यहाँ पे इस संख्या को हम लोग ना एग्जैक्ट यहाँ पे संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते, लेकिन इसको हम लोग लगभग बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा स्केल हो गया, यहाँ पर सेंटीमीटर बना हुआ है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। तो यदि हम लोग दर्शाना रहेगा तो देखिए यहाँ पर यदि सेंटीमीटर की बात करें ना तो हम लोग 1 सेंटीमीटर को दर्शा देंगे। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे यहाँ से 0 से 1 के यहाँ पे ये बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि यहाँ पर मान लेते हैं हमें 1.5 सेंटीमीटर दर्शाना रहेगा तो यहाँ पर हम लोग दर्शा सकते हैं। यहाँ पर यह 1 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पे 1 और 2 के बीच में ले लेंगे, यहाँ से 0 से यहाँ तक की दूरी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ना दशमलव, यहाँ पे 1 दशमलव हमने 5 लिख दिया है ना, 1.55 को तो हम लोग इसको माप नहीं सकते, लेकिन हम लोग इतना जरूर बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो संख्या लिखी गई है ये यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 1.6, ठीक है, 1.5 और 1.6 के बीच में ये संख्या आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये 1.5 हो गया और यहाँ पे 1.6 हो गया, तो इसके ठीक बीच में आपको यह संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर तो दशमलव के 2 बिंदु तक ही बात हो रहा है अभी, लेकिन यहाँ पर जो भी अपरिमेय संख्याएं रहती है ना, इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। यहाँ पे इनका प्रसार हमेशा चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 अंक तक, यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के 2 अंक तक हम लोग यहाँ पे स्केल की मदद से दर्शा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर तो दशमलव के बाद अनंत संख्या है, तो इसको हम लोग कैसे दर्शा पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग लगभग बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर कर्णिमी 2 को हम लोग को दर्शाना है, यहाँ पर कर्णिमी 2 का वैल्यू है 1.4142 है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए एक अंक तक ही देखिए दशमलव के, यहाँ पे 1.4 है। हमें इतना पता है ना कि यहाँ पर ये संख्या 1.4 और यहाँ पे 1.5 के बीच में ये संख्या आपको प्राप्त होगा, है ना, जो कर्णिमी 2 है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शा देते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1.5 ही है, ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1.5 ही है। 3/2 का मतलब ये होता है कि 1.5। चलिए इसके जस्ट बगल में यहाँ पर हम लोग दर्शा देते हैं इसको, है ना। यहाँ पर यदि स्केल पर इसको आपको देखना रहेगा तो यहाँ पर देखिए यह यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पे यह 1.5 हो गया, है ना, मतलब 1.5 हो गया। 1.4 है और यह 1.5 है। अब इसके मध्य में स्थित रहेगा, है ना। हालांकि इसको हम लोग एग्जैक्ट नहीं दर्शा सकते हैं, स्केल की मदद से एग्जैक्ट नहीं दर्शा सकते, लेकिन हमें यह पता है कि ये 1.4 है, 1.4 और 1.5 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट इसके यहीं पर हम लोग दर्शा देते हैं, यहीं पर हम लोग क्या बना देते हैं, कर्णिमी 2 को। तो यहाँ पर हमने वास्तविक संख्याओं पर सबको हमने दर्शा दिया। इसमें हमने परिमेय संख्याओं को भी दर्शा दिया, साथ साथ अपरिमेय संख्याओं को भी दर्शा दिया। तो वास्तविक संख्या रेखा यही होता है, इसमें आप सभी परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को भी आप दर्शा सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में आपको पहला प्रश्न दे दिया गया ना, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उत्तर भी देना है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दे देगा ना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे प्रत्येक अपरिमेय संख्या की बात किया हुआ है। तो हम लोगों ने तो इसके बारे में पढ़ा कि यहाँ पे जो भी वास्तविक संख्याएं रहती है इसके अंतर्गत यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं भी सम्मिलित होती है ना। और देखिए यहाँ पर ये वास्तविक संख्या हो गया और हमें पता है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत यहाँ पे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपको यही पूछा है कि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहाँ पे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो इसको हमने बताया आपको, है ना, कि इसमें जो भी अपरिमेय संख्याएं रहेंगी ये सभी क्या आएगा, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएगा। साथ साथ जो जितनी भी परिमेय संख्याएं भी रहेंगी वे भी क्या होंगे, यहाँ पे परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं कि यह जो कथन दे दिया गया था ये कथन सत्य था। यहाँ पे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि वास्तविक संख्याओं का संग्रह यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है ना। इसको हमने आपको बताया था। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के संग्रह में यहाँ पर सभी परिमेय संख्याएं भी सम्मिलित रहती हैं और साथ साथ अपरिमेय संख्याएं भी सम्मिलित रहती हैं। यहाँ पर एक कथन सत्य है, लिख देते हैं यहाँ पे, सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह
संग्रह परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। ठीक है, यह जो कथन दे दिया गया था, कथन सत्य था। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो यह कथन सत्य था क्योंकि परिमेय संख्याओं, यहाँ पर हमने लिख दिया सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। यह कथन सत्य था। सेकंड कथन को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर दे दिया गया संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यहाँ पे कर्णी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर आपको कथन दिया हुआ है ना कि यहाँ पे कर्णी में यम इस प्रकार से लिखेंगे और यम में यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे, तो क्या आप संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। हमें पता है कि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर कह रहा है ना कि यहाँ पर आपको जितनी भी संख्या लिखी गई हैं कि आप इस प्रकार से, हम आपको लिख कर दिखाते हैं। कर्णी में यम, और यम के बारे में आपको चर्चा कर दिया हुआ है ना कि यम बराबर क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर इसमें सभी धनात्मक संख्या रहेंगे। देखिए यही होती है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आप कोई भी धनात्मक संख्याओं को ले सकते हैं। देखिए यम का वैल्यू आपको दे देगा 1 2 3 4 इस प्रकार से। चलिए 3 हम लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। इस प्रकार से सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पर ना इस प्रकार से आप रखेंगे तो क्या यहाँ पे प्रत्येक बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्णी में हम चलिए एक आध वैल्यू को हम रख के आपको दिखाते हैं। जैसे आपने 1 रखा है ना, कर्णी में हमने 1 लिख दिया तो 1 का वर्गमूल आपको 1 ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम लोग कर्णी में 2 लिखे हैं ना, तो यहाँ पे कर्णी में 2 तो इसी प्रकार से रहेगा। कर्णी में 2 को हालांकि हमने दर्शाकर आपको दिखाया। यहाँ पे कर्णी में 3 क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे यह अपरिमेय संख्या है। क्या यहाँ पर कर्णी में यम के स्थान पर यहाँ पे धनात्मक वैल्यू रख कर है ना, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का मान यहाँ पे प्रतिस्थापित करके यम के स्थान पर क्या है, यहाँ पर आप संख्या रेखा पर जितनी हमने संख्याएं लिखा हुआ है, क्या आप सभी संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप 1/2 को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे यम के स्थान पर यहाँ पे इनमें से आप कोई संख्या लिखेंगे ना, जैसे इसका यदि हम लोग को वैल्यू ही लिख देना है, मान लेते हैं कर्णी में 2 का वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 1.4142 इस प्रकार से होता है। अब 1 के बाद डायरेक्ट यह संख्या आपको प्राप्त हो रहा है ना, यम के स्थान पर हमने 1 प्रतिस्थापित कर दिया तो 1 प्राप्त हुआ। हालांकि यहाँ पर संख्या रेखा पर आपको 0.5 मतलब यहाँ पे 1/2 भी तो मिलेगा। 1/2 यहाँ पे यम के स्थान पर यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं को प्रतिस्थापित करके 1/2 को भी आप नहीं प्राप्त कर सकते, और यहाँ पे 3/2 को भी प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर 1/4, जैसे यहाँ पर 1.4142 इस प्रकार से तो आप दर्शा दे रहे हैं कर्णी में 2 को, संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हालांकि आप 1/4, यहाँ पे अनंत ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जिनको आप यहाँ पे दर्शा नहीं सकते। कर्णी में यम के स्थान पर यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर सभी वास्तविक संख्याओं को आप प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए और साथ साथ यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं को भी आप प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही आप शून्य को प्राप्त कर सकते हैं ना, संख्या रेखा पर शून्य भी होता है। क्या यहाँ पर कर्णी के अंतर्गत यहाँ पे सभी यहाँ पे धनात्मक संख्याओं को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर 1 आपने प्रतिस्थापित करके हमने दिखाया कि 1 प्रतिस्थापित होने पर आपको 1 प्राप्त हो रहा है, 2 प्रतिस्थापित करने पर लगभग ये प्राप्त होगा, 3 को प्रतिस्थापित कर देंगे। कर्णी में 3 का वैल्यू यदि आपको लिखना रहेगा तो यहाँ पर 1.732 इसी प्रकार से होता है, 7 3 और इसी प्रकार से होता है। यह भी अनावसानी अनावर्ती आपको मिलेगा। तो कर्णी में 3 का वैल्यू यही होता है 1.73 इस प्रकार से रहेगा। यह भी अनावसानी अनावर्ती आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये संख्या को तो आप मान लेते हैं संख्या रेखा पर आपने दर्शा दिया, लेकिन मान लेते हैं 1.7 हो गया, यह भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। यम के स्थान पर यहाँ पे धनात्मक संख्याओं को मतलब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या प्रतिस्थापित करने पर आपको 1.7 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1.7 होता है, यह एक वास्तविक संख्या है। चलिए और देखिए एक कथन को और आप समझिए कि यहाँ पर कर्णी के अंतर्गत हमने बताया है ना कि यहाँ पर कोई भी आप पूर्ण वर्ग संख्या आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 4 ले लिया, यहाँ पर आप यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं को 4 को प्रतिस्थापित कर देंगे तो इसका हमने बताया कि यदि 4 रहेगा तो इसका वर्गमूल आपको क्या मिलेगा, +-2 मिलेगा। संख्या 4 का वर्गमूल +-2 होता है, तो यहाँ पर चलिए 2 हम लिख देते हैं और यहाँ पे ऋण 2 लिख देते हैं। यहाँ पे 4 का वर्गमूल +2 भी होता है, -2 भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऋण 2 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेंगे, देखिए इसका जब भी आप गुणनखंड करके लिखेंगे ना तो 2 गुणते 2 आप लिख सकते हैं। एक तो और लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं कि ऋण 2 गुणते आप ऋण 2 लिख सकते हैं ना, तभी यहाँ पर वर्गमूल आपको ज्ञात करने पर धन 2 प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार से आपको ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, सभी आपको धनात्मक संख्या लेने हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपको धनात्मक संख्या लेना है। तो धनात्मक संख्या लेना है तो हम लोग इसको तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऋणात्मक, यहाँ पे ऋण का 2 गुणनखंड हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें सभी प्राकृतिक संख्याओं को लेना है। यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार से संख्या होनी चाहिए, सभी धनात्मक संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग नहीं ले सकते हैं ना। और यहाँ पर संख्या रेखा पर हमने बताया कि ऋणात्मक भी संख्याएं रहती हैं, तो यहाँ पर आप इन संख्याओं को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
कर्णीय यम है, यम के स्थान पर आपको सभी प्राकृतिक संख्याओं को लेना है और इस प्रकार से जो भी संख्या रहेगा, मान लेते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या आपने ले लिया, जैसे यहाँ पर 1 ले लिया आपने, 4 ले लिया, फिर इस प्रकार से भी जो भी संख्याएं रहेंगी आप उसके आप हमेशा धनात्मक गुणनखंड ले सकते हैं। तो जब भी धनात्मक गुणनखंड लेंगे तो आपको यहाँ पर ये संख्याएं तो प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके संगत ऋणात्मक भी तो वैल्यू है। यहाँ पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस प्रकार से संख्याओं को आप नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पर अनंत ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जिसका आप उदाहरण दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक कारण लिख देंगे। कारण ये लिख देंगे कि किसी भी धनात्मक संख्या का यदि हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल ज्ञात करते देखेंगे तो हमेशा हम लोग को धनात्मक संख्याएं प्राप्त हो सकते हैं, ऋणात्मक संख्याएं नहीं, है ना। यहाँ पर आप ऋणात्मक संख्याओं को प्राप्त ही नहीं कर सकते। कारण हम लोग यही लिख देंगे और हम लोग लिख देते हैं कि यह जो कथन दे दिया गया या असत्य दे दिया गया, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं जितनी भी होती हैं, यहाँ पर कर्णीय यम के स्थान पर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर हम लोग सभी संख्याओं को प्राप्त नहीं कर सकते। लिख देते हैं जो कथन दे दिया गया असत्य है और हम लोग कारण भी दे देते हैं, लिख देते हैं क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत रहेगा, संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। कथन यही दिया था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णीय यम रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर कर्णीय यम के स्थान पर हमने आपको रख कर बताया भी कि यहाँ पर आप जीरो को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना था। कर्णी का मतलब वर्गमूल है, वर्गमूल ज्ञात करके हम लोग यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं को भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी धनात्मक संख्या रहेंगी, यदि आप उसका वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो हमेशा एक धनात्मक ही संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं आपको प्राप्त ही नहीं होंगी, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, मतलब प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करके आप ऋणात्मक संख्याओं को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह जो कथन दिया गया था कथन असत्य था। आ जाते हैं हम थर्ड वाले कथन पे। यहाँ पे दे दिया गया ना प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर कथन दे दिया गया ना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब जो भी जितनी भी वास्तविक संख्याएं रहेंगी क्या सभी अपरिमेय संख्याओं में आएंगी। यहाँ पर जो भी वास्तविक संख्याएं रहेंगी क्या अपरिमेय संख्याओं में आएंगी, तो यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं को यहाँ पर वास्तविक संख्याओं में रहता तो हो जाता, जो कि यहाँ पर आपको कथन दे दिया गया था। पहला कथन सत्य था। यहाँ पर यह वाला जो भी है, यहाँ पे परिमेय संख्याओं के संग्रह में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों आएंगी, लेकिन यहाँ पे वास्तविक संख्याओं को हम लोग सबको इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत। क्यों नहीं सम्मिलित कर सकते, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं ना। तो अपरिमेय संख्याएं यहाँ पे जो नहीं परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्या होती है वो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत नहीं आ सकती। जैसे यहाँ पर 1/2 है, 1/2 तो यहाँ पे वास्तविक संख्या में तो रहेगा, है ना। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों रहेंगे। अब यहाँ पर एक हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे परिमेय संख्या का 1/2 हो गया, जो कि यहाँ पर वास्तविक संख्या में तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या में यह नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे जो 1/2 है, जो कि एक परिमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या में तो आ सकता है, परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसमें से आप कोई भी संख्याओं को लिख दीजिएगा, है ना। एक संख्या को आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं सिंपल आपने 1 को ही लिख दिया, तो 1 जो रहेगा ये वास्तविक संख्या में तो आएगा, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या में नहीं आ सकता, ठीक है। इसमें वो सभी संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इन सभी संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग उदाहरण दे देंगे। जो एक कथन दे देंगे, कथन असत्य है। यहाँ पे थर्ड में आपको दे दिया गया जो कथन है, लिख देते हैं असत्य है। लिख देते हैं कारण क्योंकि आप उदाहरण के लिए 1/2 कोई भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम 1/2 को ही लिख देते हैं, क्योंकि 1/2 वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं। अपरिमेय संख्या नहीं है, लिख देते हैं। प्रश्न 1 हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 दे दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। करणी के अंतर्गत केवल आपको धनात्मक पूर्णांकों को रखना है। तो इस प्रकार से जब भी आप वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो क्या हमेशा आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। यदि ऐसा नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप एक उदाहरण दीजिए जिससे कि आपको वर्गमूल ज्ञात करने पर कोई परिमेय संख्या प्राप्त हो। तो देखिए पहले तो हम लोग बात करें धनात्मक पूर्णांक।
तो देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांकों को हमने बताया कि इसमें सभी धनात्मक संख्या रहेंगी, सभी ऋणात्मक संख्या रहेंगी, साथ जीरो रहेगा। तो यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर ये जो धनात्मक संख्या पूर्णांकों में यहाँ पर धनात्मक संख्या रहती है और यहाँ पर ऋणात्मक संख्या रहती है, तो इसे बोल देते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसे बोल देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जीरो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, धनात्मक पूर्णांक आपका यही है 1 से लेकर यहाँ पर सभी धनात्मक संख्या है, या फिर ये भी समझ सकते हैं इसको प्राकृत संख्या है। ठीक है, यहाँ पर ये बात सेम ही है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण दे देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे करणी के अंदर आपको जो भी हमेशा प्राकृतिक संख्याओं मतलब यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों को प्रतिस्थापित करना है, तो जब एक प्रतिस्थापित आप कर देंगे ना, तो इसका वर्गमूल जब आप ज्ञात करेंगे, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे कि आपको धनात्मक पूर्णांक ही ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे जब एक का वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो सिंपल आपको एक प्राप्त हो जाएगा। हम लोग ऋण एक नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक धनात्मक ही आपको संख्याओं को लेना है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं करणी में 2। करणी में 2 जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, यदि इसका वैल्यू लिखना रहेगा तो यहाँ पे 1.4142 हमने बताया, इस प्रकार से रहेगा, कभी यहाँ पर दोहराव नहीं होगा। यहाँ पर जो करणी में 2 संख्या है इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर यह कभी रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा, साथ साथ संख्याओं का भी दोहराव नहीं होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो भी संख्या रहती है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि जिनका वर्गमूल आप ज्ञात कर दें संख्याओं को, तो आपको एक धनात्मक संख्या प्राप्त नहीं होगा, तो ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या आपको कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए धनात्मक संख्या आपको प्राप्त हो गया ना, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, इसको आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, इसको आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अंश और हर के रूप में इसको नहीं लिख सकते, यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे करणी में 3 भी क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन जो करणी में 4 है, मान लेते हैं करणी में 4 है, 4 का वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, जो कि आपको धन 2 प्राप्त होगा। यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर किस संख्या का वर्ग करने पर यह संख्या प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे जब 2 का आप वर्ग कर देंगे, है ना, 2 का वर्ग कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4। 4 का वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो 2 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। इसको आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, इसको आप 2/1 लिख सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर चलिए लिख देते हैं एक बार, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो कौन कौन सी संख्या आएंगी, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इसी प्रकार से आपको संख्याओं को लेना है। तो यहाँ पर जब भी आप वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो जैसे 1 है, इसका वर्गमूल आपको ज्ञात हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन जो करणी में 2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 3 आपको क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर इसका यदि आप वर्गमूल निकालेंगे ना, करणी में 4, तो इसका आपको वर्गमूल 2 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये सब हो जाएंगे क्या, परिमेय संख्या हो गए, लेकिन ये सब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे करणी में 5 भी आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। करणी में 6 भी मिलेगा, अपरिमेय आपको संख्या। करणी में 7 भी मिलेगा, अपरिमेय संख्या। और करणी में 8 भी मिलेगा, आप एक अपरिमेय संख्या। लेकिन जो करणी में 9 रहेगा उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, जो कि आपको प्राप्त हो जाएगा 3। 3 का वर्ग कर देंगे तो आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल आपको 3 मिलेगा, है ना। तो आपको जब भी आप करणी में, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि जब भी आप धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें, है ना, यहाँ पर हमने धनात्मक पूर्णांकों को लिया 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो भी धनात्मक पूर्णांक था इसका हमने वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर 1 का वर्गमूल आपको ज्ञात हो रहा है, यहाँ पे जो 4 है, 4 का वर्गमूल आपको 2 प्राप्त हो रहा है, जो कि आपको इस प्रकार से परिमेय संख्याएं भी प्राप्त हो रही हैं, साथ साथ अपरिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन हम लोग को एक उदाहरण देना था कि क्या जब आप सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो क्या आपको अपरिमेय संख्याएं से केवल प्राप्त हो रही हैं या परिमेय संख्याएं भी प्राप्त हो रही हैं। यदि परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही हैं तो आप उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पर आपको परिमेय संख्या मिल रहा है ना, 4 का वर्गमूल ज्ञात करने पर आपको परिमेय संख्या मिल रहा है 3 का। इस प्रकार से जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं रहेंगी ना, उनका वर्गमूल आप हमेशा आपको एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से प्रश्न दे देगा, यहाँ पे दे देगा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो हम लोग लिख देते हैं नहीं, है ना, ऐसे बात नहीं है। यहाँ पर हमने देखा और साथ साथ हम लोग उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी दे देंगे। लिख देते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे प्रश्न को। यहाँ पे लिखते हैं, प्रश्न आपको पूछा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं नहीं। लिख देते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर इसी को उदाहरण दे देते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण दे देते हैं, करणी में हम लोग लिख दिया 9। जो 9 एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल आप ज्ञात कर देंगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। लिख देते हैं परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। करणी में 5 को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए इसको करणी में 5 को आप प्राप्त किस प्रकार से करेंगे, हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं करणी में 5 को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। देखिए हम लोग एक ऐसी लंबाई ले लेंगे ना कि यहाँ पर जैसे हमने 2 ले लिया और यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 अंश का कोण है और यहाँ पर 1 रहेगा। चलिए ABCD हम त्रिभुज लिख देते हैं ABC। पाइथागोरस में हमेशा एक समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है।
लिख देते हैं समकोण, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर हम लोग समझते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे जो भी समकोण रहता है इसके जो भी सामने वाली भुजा रहती है यही होता है कर्ण, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। यहाँ पे इसका वर्ग यहाँ पे लिख देते हैं ए सी स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण ही है, ए सी भुजा है, इसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का वर्ग और प्लस यहाँ पे बी सी का वर्ग। ये इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, या फिर इसको आधार लिख दीजिएगा, इसको लंब लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का, यहाँ पे आधार का वर्ग और प्लस लंब का स्क्वायर, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज पर हमने पाइथागोरस प्रमेय लागू कर दिया, समकोण त्रिभुज पर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। अब देख लीजिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू हमने 2 माना है, 2 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे बी सी का वैल्यू हमने 1 माना हुआ है, 1 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग कर देंगे 4 मिल जाएगा, 1 का वर्ग कर देंगे 1 मिल जाएगा, जो कि आपको ए सी स्क्वायर बराबर 4 में 1 जोड़ देंगे 5 मिल जाएगा, और ए सी बराबर यहाँ पे वर्ग है, बराबर को उधर 5 कर देंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। तो ए सी का वैल्यू इस प्रकार से आपको क्या मिला, कर्णी में 5। अब यहाँ पर कर्णी में 5 हमने किस प्रकार से ज्ञात किया, अब इस नियम को आप याद में रखेंगे और हम लोग सिंपल कर्णी में 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप चाहें तो सेंटीमीटर वाली लंबाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए काफ़ी छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ पर इस लंबाई को हम लोग ले लेते हैं ना, यहाँ पे कोई भी लंबाई आप ले सकते हैं। जब भी आप संख्या रेखा बनाएंगे तो हमेशा 2 बिंदुओं की दूरी आपस में बराबर हो, ठीक है, इस प्रकार से आप ले लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार से हमने संख्या रेखा खींच दिया, और हमें सिंपल 2 इकाई लेना है। यहाँ पर हम लोग चलिए इधर भी हम बना देते हैं, यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 2 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया, और यहाँ पर हम लोग ऋण 1 लिख देते हैं ना, क्योंकि इस पर सभी वास्तविक संख्याएं रहेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 2 इकाई ले लिया है ना, 2 इकाई लंबाई ले लेंगे। आप जो भी आपकी लंबाई रहे, सेंटीमीटर में रहे, मीटर में रहे, फुट में रहे, जो भी रहे, ठीक है, यहाँ पर केवल संख्यात्मक मान से मतलब है ना, मात्रक उसका जो भी रहे है ना, हम यहाँ पर 2 इकाई भी इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से हम लोग 90 अंश का कोण बना देते हैं ना, क्योंकि हमें पाइथागोरस प्रमेय तभी हम लोग लागू कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1 इकाई, यहाँ पे हमने 3 से 4 तक ले लिया 1 इकाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने 2 इकाई ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई। सिंपल हम लोग इस प्रकार को, मतलब इस प्रकार से हम लोग इसको मिला देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर नामकरण कर देते हैं ओ, यहाँ पे नामकरण कर देते हैं ए, और यहाँ पर हम लोग नामकरण कर देते हैं बी। यहाँ पर है 90 अंश का कोण, ठीक है, यहाँ पे समकोण ही रहेगा। यहाँ पर ये लंबाई है 2 इकाई, और यहाँ पर ये जो लंबाई है ये है 1 इकाई। अब यहाँ पर आपको सिंबल मिल जाएगा कर्णी में 5 है ना, चाहे तो हम यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखा सकते हैं। एक बार लिख देते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में भी हम लोग लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज जो कि था ओ ए बी में, लिख देते हैं ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण ही है, ओ बी ही हो जाएगा कर्ण। यहाँ पे लिख देते हैं ओ बी का वर्ग और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर है ओ ए, ठीक है, एक ये हमारी लंबाई है जिसको हमने ओ ए नामकरण कर दिया है। तो यहाँ पर ओ ए का वर्ग हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का लंबाई हमने यहाँ पे 2 इकाई लिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, और प्लस ए बी का वैल्यू हमने 1 लिया हुआ है, तो 1 का वर्ग है ना, यहाँ पर 2 का भी वर्ग रहेगा। तो यहाँ पे ओ बी का वर्ग बराबर 2 का वर्ग कर देंगे 4, और 1 का वर्ग कर देंगे 1। यहाँ पे ओ बी स्क्वायर जो कि अभी हमने ज्ञात करके आपको दिखाया था, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ बी बराबर, यहाँ पे वर्ग को बराबर को उधर 75 कर देंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। इतना। चलिए, इकाई लिखना है तो इकाई लिख दीजिए, इसका मात्रक जो भी कोई भी हो सकता है, सिंपल हम लोग को संख्यात्मक मान से ही मतलब है। तो यहाँ पर ये हो गया कर्णी में 5। अब इसको आपको क्या कर देना है, प्रकार में भरना है, और इस प्रकार से संख्या रेखा पर लाकर आपको चाप कटा देना है, और सिंपल ये हवाई लंबाई आप पा जाएंगे कर्णी में 5। चलिए, ये जो लंबाई है ना ओ बी, यही है कर्णी में 5। अब इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, संख्या रेखा पर चाप कटा देते हैं ना। ओ बी वाली लंबाई हमने यहाँ पे प्रकार में भर लिया, अब यहाँ पे यही है ओ बी लंबाई। अब इसको हम लोग चाप कटा देते हैं, इस प्रकार से हमने
चाप कटा दिया, जो कि यहाँ पर कटान बिंदु आपको प्राप्त हो रहा है ना। ओ बी लंबाई यहाँ पर थी। ओ बी लंबाई को पहले हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, कर्णिम 5 को यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब इसको इस प्रकार से हमने चाप कटा दिया, जो कि आपको यहाँ पर अब संख्या रेखा पर प्राप्त हो गया है ना। यहाँ पे लिख देते हैं जो कि आपको यही कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है, जो कि चलिए इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं ओ। यहाँ पे ए बी हम नामकरण कर दिया, इसको हम लोग बिंदु डी नामकरण कर देते हैं ना, और इसको हम लोग लिख देते हैं। अब यह जो है यह पूरी लंबाई क्या है, कर्णिम 5 है, तो यहाँ पर 2 हो गया, कर्णिम 5 आपको यही मिलेगा है ना, जो कि यही है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, यह कर्णिम 5 है ना। कर्णिम यह पूरी लंबाई कर्णिम 5 है, और जिसको हमने यहाँ पर संख्या रेखा पर छाप बनाकर कटा दिया, जो कि आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यही कर्णिम 5। यहाँ पर ओ बी लंबाई थी कर्णिम 5, इसको हमने संख्या रेखा पर इस प्रकार से चाप कटा दिया। तो अब यहाँ से जो पूरी लंबाई है ओ से डी तक, पूरा इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं कि ओ से जो यहाँ पे डी तक की लंबाई है ना, ओ डी जो लंबाई है वो कर्णिम 5 को प्रदर्शित करती है। लिख देते हैं संख्या रेखा पर ओ डी बराबर कर्णिम 5 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और हमने इसको किस प्रकार से दर्शाया, इसको हमने आपको ज्ञात करके भी दिखाया। संख्या रेखा सिंपल हमने बना लिया, और यहाँ पर 2 इकाई इस प्रकार से हमने ले लिया क्षैतिज, और 1 इकाई हमने ऊर्ध्वाधर ले लिया। और यहाँ पर जब इसका हमने पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग करके हमने जो भी वर्ग करके जोड़ा और फिर वर्गमूल ज्ञात कर दिया, कर्णिम 5 ज्ञात हो गया। कर्णिम 5 को इस प्रकार से हमने चाप में भरकर प्रकार में चाप भरकर इस प्रकार से कटा दिया, जो कि संख्या रेखा पर बिंदु डी पर प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ पे ओ से बी की लंबाई थी कर्णिम 5, और इसको यही सेम लंबाई हमने यहाँ पे प्रकार में भरकर चाप कटा दिया, संख्या रेखा पर यह बिंदु हमें प्राप्त हो गया कर्णिम 5। ठीक है, यह बिंदु है, और यहाँ से यदि पूरी लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ से ओ से डी तक की लंबाई क्या है, कर्णिम 5 है। और इस प्रकार से हमने इसको लिख भी दिया है ना कि संख्या रेखा पर ओ डी कर्णिम 5 को प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 हल हो गया। और प्रश्न नंबर 4 दिए गए कक्षा के लिए क्रियाकलाप, यह आपके लिए क्रियाकलाप है। यहाँ पर दिया गया वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है आपको। यहाँ पे देखिए कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, इस प्रकार से बिंदु आपको ओ लेना है, और एकक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट ओपी लीजिए। यहाँ पे एकक लंबाई मतलब यहाँ पे 1 इकाई इसकी लंबाई होनी चाहिए है ना, ओपी लेना है। और फिर यहाँ पे देखिए एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। यहाँ पे दे देगा ना OP1 आपको ले लेना है, और फिर उसी पर यहाँ पे लंब 90 अंश के कोण पर आपको इस प्रकार से खींचना है ना। यहाँ पे 1 इकाई यहाँ पर भी ले लेना है, और इस प्रकार से एक का वर्ग कर और प्लस यहाँ पर 1 का वर्ग करके मतलब जोड़ेंगे ना, 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 ही मिलेगा, और 2 का वर्ग कर देंगे तो 2 ही मिलेगा, मतलब 1 ही मिलेगा। 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, उसका वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो यहाँ पे कर्ण ज्ञात हो जाएगा, जो कि आपको कर्ण में 2 प्राप्त हो जाएगा है ना। इस प्रकार से खींचिए, देखिए आकृति 1.9 दे देगा, यहीं दे देगा आकृति। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए, तब यहाँ पे OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इसी प्रकार से आपको करना है, आगे बढ़ते हुए जाना। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1N प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु OP1 P2 P3 इस प्रकार से PN प्राप्त कर लेंगे, और उन्हें मिलाकर कर्णिम 2 कर्णिम 3 इसी प्रकार से आगे भी आपको प्राप्त होगा। कर्णिम 2 कर्णिम 3 यहाँ पर आप लंबवत लेंगे तो यहाँ पर आपको कर्णिम 4 मिलेगा, को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे है ना। इस प्रकार से आपको बनाना। तो चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आपको 1 इकाई इस प्रकार से लंबाई ले लेना है, तो हम लोग एकक लंबाई ले लेते हैं। अब इसका मात्रक जो भी रहे, हमें सिर्फ केवल संख्यात्मक मान से मतलब है ना, संख्यात्मक मान से मतलब। चलिए यहाँ पर आपको O नाम कर देना है, यहाँ पर O है, और यहाँ पर आपको जैसे कि आपको प्रश्न में दे गए आपको क्या नाम कर देना है, P1 है ना। चलिए हम लोग पेन से ही करते हैं इसको। यहाँ पे O है और यह आपका हो गया P1, यह एकक लंबाई, यहाँ पर यह एकक हमने लंबाई लिया हुआ है। चलिए अब आपको क्या कर देना है, ऊर्ध्वाधर लेना है ना। देख लीजिए हम यहाँ पे इस प्रकार से एकक लंबाई यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ना। यहाँ पर भी हमने एकक लंबाई ले लिया। अब यहाँ पर आपको क्या नाम कर देना है, P2। ठीक है, यहाँ पे P1 हमने नामकरण कर दिया, यहाँ पर आपको नामकरण कर देना है P2, और यहाँ पर सिंपल आपको मिला दीजिए। अब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा,
पाइथागोरस प्रमेय में से हम लोग ज्ञात कर बार बार ज्ञात नहीं करते हैं। आप इससे यह समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे एक का वर्ग करके जोड़ना पड़ता है, प्लस यहाँ पर भी वर्ग करके आपको जोड़ना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पे जो भी कर्ण रहता है उसको आप प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर 90 अंश का कोण ही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्केल की मदद से नाप कर ही कर रहे हैं। चलिए एक बार आपको ज्ञात करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा OP2 का स्क्वायर, यही है OP2 कर्ण, और यहाँ पे आधार लिख दीजिए OP1 का वर्ग, और प्लस यहाँ पे P1 P2 का वर्ग, प्लस यहाँ पे P1 P2 का वर्ग। चलिए OP1 आपको दे देगा एक का वर्ग, और यहाँ पे P1 P2 का वैल्यू आपको दे देगा एक का वर्ग। तो यहाँ पे एक का वर्ग कर देंगे एक ही मिलेगा, एक का वर्ग कर देंगे तो अभी एक ही मिलेगा आपको, ठीक है। एक में एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, जो भी संख्या वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। तो OP2 आपको बराबर यहाँ पे करनी में 2 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो सिंपल आपको करनी में 2 लिख देना है। इसी प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पे एकक लंबाई लेंगे ना यहाँ पे लंबवत, और इस प्रकार से फिर हम लोग कर्ण खींचेंगे तो वो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, करनी में 3 आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है ना। चाहे तो आप इसका वैल्यू भी रखकर ज्ञात भी कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर फिर हम लोग लंबवत एकक लंबाई लेते हैं। अब आपको यहाँ से फिर लंबवत लेना है। चलिए यहाँ पर लंबवत आपको यहीं पर प्राप्त हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ पे एकक हमने लंबाई ले लिया, यह भी है लंबवत, और यहाँ पर हम लोग को इसको हम लोग मिला भी देते हैं, और साथ साथ हम लोग इसको नामकरण भी कर देते हैं। यह P1 है और इसका आपको नामकरण कर देना था P2 है ना, इसका नामकरण कर देना आपको P3, ठीक है। यह आपको क्या ये एकक लंबाई है, और यह आपको क्या प्राप्त हो गया, कर्ण में 3। एक बार ज्ञात करके यदि आपको दिखाना रहेगा तो हम दिखा देते हैं। यह आपको किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा कर्ण में 3। यहाँ पे OP3 है, ठीक। OP3 आपको इसका वर्ग कर देना है और प्लस इसका वर्ग करके जोड़ना है। तो यहाँ पे जब करनी में 2 है, ठीक है, इसका जब वर्ग कर देंगे और प्लस एक का वर्ग कर देंगे, करनी में 2 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे वर्ग समाप्त हो जाएगा, सिंपल आपको 2 मिल जाएगा, प्लस एक का वर्ग कर देंगे एक ही मिल जाएगा, 2 में एक जोड़ देंगे आपको 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे OP3 यह वर्गमूल रहेगा, यहाँ पर ये इसको वर्ग करके लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको करनी में करके लिख सकते हैं। यहाँ पे करनी में रहेगा तो आपको सिंपल यहाँ पर आपको करनी में 3 प्राप्त होगा। OP3 का मान यहाँ पे करनी में 3 हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पर फिर हम लोग लंबवत क्या लेते हैं, एकक लंबाई। चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ से 90 अंश कोण पर हमने एकक लंबाई यहाँ पर भी हमने ले लिया। यहाँ पर समकोण है, इसको हम लोग सिंपल मिला देते हैं, और यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा यह P4 है। यहाँ पर एकक लंबाई लिया हुआ है, यहाँ पर आपको करनी में 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। करनी में 4 का मतलब यहाँ पे सिंपल आप उसको 2 भी समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक करनी में 4 है। चलिए यहाँ पे क्यों करनी में 3 का वर्ग कर देंगे, सिंपल आपको 3 मिल जाएगा, एक का वर्ग कर देंगे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4 का वर्गमूल आपको सिंपल 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आपको मिलेगा। चलिए फिर यहाँ से आपको लंबवत बनाना है। यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार से आपको बार बार करते जाना है। फिर हमने एकक लंबाई ले लिया, यहाँ पे समकोण बना देते हैं, और यहाँ पर इसको हम लोग सिंपल मिला देते हैं। यहाँ पर ये जो आपको ज्ञात हो गया, यह P4 था ना, ये आपको P5 ज्ञात हुआ है, और यहाँ पर आपको करनी में 5 प्राप्त हुआ है। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे समकोण बनाते हैं। यह प्रक्रिया आपको बार बार करते हुए जाना है। यहाँ पर आपको P5 मिला, यहाँ पर आपको P6 प्राप्त हुआ। यहाँ पर ये समकोण है या एकक लंबाई है, और यहाँ पर भी हम लोग को इसको मिलाना ही है। मिला देते हैं तो यह मिलेगा आपको करनी में 6 मिला, ठीक। चलिए यहाँ तक हमने बना दिया, फिर इसको हम लोग बनाते हैं। यह हमने एकक लंबाई लिया, और यहाँ पर आपको P15 ज्ञात हुआ, और यहाँ पर ये समकोण ही हम लोग ले रहे हैं 90 अंश के कोण पे। और चलिए फिर हम लोग यहाँ से इसको मिला देते हैं।
चलिए, तो हमने यहाँ पर सर्पिल बनाया ना, तो इसी प्रकार से आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 1 हो गया, ये करनी में 17 हो गया, क्योंकि इसके एक बार और हम लोग लेंगे ना तो काफ़ी यहाँ पर अधिक आ रहा है, तो आपको इसी की लाइन के इधर ही रहना था, है ना, इसे आपको अधिक नहीं करना था। ठीक है, तो देखिए लीजिए, आपका कुछ इसी प्रकार से वर्गमूल सर्पिल का रचना हो रहा है। कुछ इसी प्रकार से आपका वर्गमूल सर्पिल का रचना हो रहा है। ठीक है, आप अपने से भी बनाकर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर हमेशा आपको एक लंबाई लेना था इस प्रकार से, और एक लंबाई यहाँ पे एकक ऊर्ध्वाधर। ठीक है, यहाँ पर आपको करनी में 3, करनी में 2 प्राप्त हुआ, फिर यहाँ पे एक लंबाई हमने ऊर्ध्वाधर लिया, और फिर यहाँ पे करनी में 3, करनी में 4, इसी प्रकार से आपको करनी में 17 तक आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कुछ आपको वर्गमूल सर्पिल इसी प्रकार से प्राप्त हो रहा है। आप स्वयं भी बनाकर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस प्रश्नावली में कुल 4 ही प्रश्न थे, है ना। यहाँ पर यह तो आपको ही करना था। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्नावली में कुल 4 ही प्रश्न थे, चारों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।